नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर। साथियों, कल अपन पूर्व धारणा का एक पार्ट पढ़ लिए थे जिसमें अपन पूर्व धारणा के 2 टाइप्स पर चर्चा किए थे। आज अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पूर्व धारणा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और यदि कुछ विद्यार्थी या फिर आप में से भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीधा सेकंड पार्ट देखने आए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि तभी आपको सेकंड पार्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। और फर्स्ट पार्ट जिन विद्यार्थियों ने देखा तो आपने ये अनुभव भी किया होगा, ये महसूस भी किया होगा कि वास्तव में इस टॉपिक की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे या फिर किसी टेस्ट में बैठे होंगे तो इस टॉपिक से रिलेटिव आने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट सके, आपसे गलत हो सके। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। अपन कल चर्चा किए थे पूर्व धारणा की परिभाषा के ऊपर कि पूर्ण धारणा होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्व धारणा किसी कथन को बोलने से पहले उस बोलने वाले वक्ता के मन में आने वाला विचार पूर्व धारणा कहलाती है। मतलब कथन को बोला गया उससे पहले उसके मन में कौन से विचार थे जिसके कारण वो कथन बोला गया है, उस कथन को बोले जाने का संभावित कारण पूर्व धारणा के अंतर्गत आती है। फिर मैंने कहा इसको और अच्छे से समझने के लिए, इससे रिलेटिव और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे। और उसी में अपन आगे बढ़ते हुए पूर्व धारणा की 2 टाइप्स अपन पढ़े थे। पहली थी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दे तो, और दूसरा था जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है अनुमान पर आधारित। इसका पूरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने समझाया था, रिपीट करके अपन समय खराब नहीं करेंगे, आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन पूर्व धारणा की तीसरी टाइप पे चर्चा करते हैं। तो देखो, तीसरी टाइप की चर्चा करें अपन पूर्व धारणा की तीसरी टाइप पर चर्चा करते हैं। और तीसरी टाइप के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक पूर्व धारणा। किन्हीं 2 लोगों के बीच में, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में, किन्हीं 2 स्थानों के बीच में तुलना करना। ऐसे कथन जिनमें एक दूसरे के बीच तुलना की गई हो, उनमें कौन सी पूर्व धारणा छुपी होती है, इसको समझेंगे अभी अपन। मैंने एक कथन लिखा है, इस कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसमें छुपी हुई पूर्व धारणा निकालेंगे। मैंने कल कहा था कि पूर्व धारणा एक छुपा हुआ भाग है, हिडन पार्ट है। देखो, कथन में मैं कहूँ कि बाजार में बिकने वाले सभी कंपनियों के मोबाइल बाजार में बिकने वाले सभी कंपनियों के मोबाइलों में सैमसंग कंपनी के मोबाइल, सैमसंग कंपनी के
मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सबसे ज़्यादा बिकते हैं। देखो कथन था आपका कि बाज़ार में बिकने वाले सभी कंपनियों के मोबाइल सेट में सैमसंग कंपनी के जो मोबाइल बिकते हैं उनकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। अब ये जो कथन कहा गया वह एक सर्वे टीम के द्वारा कहा गया है, जो बाज़ार में बिकने वाले प्रोडक्ट्स की सर्वे करती है कि कौन सा प्रोडक्ट्स, किस कंपनी का प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिकता है। फिर इसी कथन में छुपी हुई पूर्व धारणाओं को अपन चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। देखें कथन क्या था उस पर एक बार फिर से गौर फरमाइएगा कि बाज़ार में बिकने वाले सभी कंपनियों के मोबाइलों में सैमसंग कंपनी के मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकते हैं। क्या इसकी पूर्व धारणा ये सच हो सकती है कि जो सैमसंग कंपनी के जो मोबाइल हैं, सैमसंग कंपनी के मोबाइल अन्य मोबाइलों की तुलना में सस्ते हैं? मोबाइल अन्य कंपनी के मोबाइल की तुलना में सस्ते हैं, या फिर सैमसंग कंपनी के मोबाइल अन्य कंपनी के मोबाइलों से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है। देखो पहले आराम से कथन को सुनिएगा, फिर आपके मन में जो पूर्व धारणा को सही करने का मन है वो कहीं गलत तो नहीं है, और गलत है तो क्यों है उस कारण पे जाना है। कथन था कि बाज़ार में बिकने वाले सभी कंपनियों के मोबाइलों में सैमसंग कंपनी के मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकते हैं, एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पूर्व धारणा सैमसंग कंपनी के मोबाइल अन्य कंपनी की मोबाइल की तुलना में सस्ते हैं। कह सकते हो सस्ते हैं, वो क्यों? क्या पता सस्ते ना हो, वो अच्छे गुणवत्तापूर्ण वाले हो। आप कैसे डेफिनेट तरीके से कह सकते हो सस्ते हैं? ये बिल्कुल गलत होगा। आप किस दिशा में सोच रहे हैं? आप इस दिशा में सोच रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा क्यों बिकते हैं, इस दिशा में नहीं सोचना। फिर सोचना क्या है कि जब सर्वे टीम ये बात बोल रहा था तो बोलने से पहले उसके मन में कौन से विचार थे, वो ऐसी कौन सी जानकारी रखता है जिसके कारण से वो ये बात बोल सकता है। सस्ते हैं या फिर अच्छे गुणवत्तापूर्ण हैं ये अपन नहीं कह सकते, तो फिर कह क्या सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ कि कैसे तीसरी पूर्व धारणा इसमें छुपी हुई है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। देखो मैं दूसरी पूर्व धारणा को हटा के तीसरी लिखता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आगे जगह आपको दिखेगा नहीं, फिर आपको समस्या होगी। देखो तीसरे नंबर की है कि सर्वे टीम के पास सभी कंपनियों के मोबाइलों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। देखो कैसे,
मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं 50। मैंने 50 बच्चों का टेस्ट लिया और मेरे पास इन सभी का रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है ऑन टेबल। तो मैं क्लास में कहूँ कि इस राम के, एक राम नाम का स्टूडेंट, और मैं कहूँ कि राम के पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो मैं बात जब बोल रहा था, एक कथन बोल रहा था, तो बोलने से पहले मेरे मन में ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसके कारण से मैंने ये बात बोली है? क्या मेरे मन में ये जानकारी थी कि ये नकल करके नंबर लेके आया है? नहीं। क्यों लाया उस पे नहीं, मैंने क्यों बोला उस पे जाना है। और जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास सभी विद्यार्थियों की टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाएँ मेरे पास रखी हुई हैं और मैं उनमें सबकी लिस्ट देख करके कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके प्राप्त हुए हैं? राम के। सेम वैसे ही सर्वे टीम ने कहा कि सबसे ज़्यादा सैमसंग कंपनी के मोबाइल बिकते हैं। तो आप ये मत सोचो क्यों बिकते हैं, सस्ते हैं या गुणवत्तापूर्ण है। आप ये सोचो कि उसने बात क्यों बोली। क्या उसके पास वो जानकारी है कि सर्वे टीम के पास सभी कंपनियों के मोबाइल के बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं कि वीवो के इतने मोबाइल बिकते हैं, सैमसंग के इतने बिकते हैं, एप्पल के इतने बिकते हैं, ओप्पो के इतने बिकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सैमसंग के बिकते हैं। ये सारे आंकड़े सर्वे टीम के पास थे, इसलिए वो जानकारी उसके दिमाग में पहले से थी, इसलिए उसने ऐसा कथन बोला है। इसलिए इसमें पूर्व धारणा सही होगी तीसरी। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम ऐसा कौन सा नोट ध्यान में रखें जिससे कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। तीसरी जो टाइप थी, इसमें एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ और मैं प्रत्येक टाइप का एक एक नोट लिखवाता चल रहा हूँ। उन पे आप गौर करेंगे तो आपके पूर्व धारणा के क्वेश्चन धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। देखो, मैं कहूँगा कि तुलना करने वाली टीम के पास संबंधित विषय के संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध होंगे। देखो भाई, कोई व्यक्ति तुलना तब ही कर सकता है जब उसके पास सारे आंकड़े अवेलेबल हो, वो ये जानकारी वास्तव में रखता हो कि किस कंपनी का मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है, सस्ते हैं, महंगे हैं, गुणवत्तापूर्ण है। यह उसके मन के पहला कारण नहीं था। बिल्कुल इसमें तीसरी पूर्व धारणा सही होगी, पहली और दूसरी गलत होगी। दूसरी पूर्व धारणा में हटा दिया, लिखी हुई थी, आप बैक जाके देख सकते हैं। आप सभी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एग्जाम्पल उतार लें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ विद्यार्थी, सभी ने उतार लिया होगा। मैं हटा रहा हूं, एक बार देखिए। मैं बोल के बता देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ कि बाज़ार में बिकने वाले सभी ब्रांड के जूतों में नाइकी ब्रांड के जूते सर्वाधिक बिकते हैं और इसकी पूर्व धारणा आ जाए कि नाइकी ब्रांड के जूते सस्ते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। नाइकी ब्रांड के जूते उचित गुणवत्तापूर्ण हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। फिर हम कहेंगे सर्वे टीम के पास सभी ब्रांड के जूतों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तभी वह तुलना कर सकता है, ऐसी हम उसकी पूर्व धारणा मानी जाएगी। अपन इसकी चौथी टाइप में एंट्री करते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छे से समझना भी है आपको। आओ, हम कहेंगे इसकी फोर्थ टाइप, और फोर्थ टाइप का नाम देंगे हम ऐसे कथन जो कारण व
प्रभाव पर आधारित है। ऐसे कथन जो कारण व प्रभाव पर आधारित है, इसमें अकेली चौथी टाइप के 3 प्रकार होंगे, जिसमें पहला प्रारूप होगा चौथी टाइप का। ऐसे कथन जिनको पढ़ के आपको ये लगेगा कि उसमें कारण तो है लेकिन उस कारण का प्रभाव उस कथन में नहीं है। मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। ऐसे कथन पहले प्रारूप के अंतर्गत आएंगे जिसमें कारण तो होगा लेकिन प्रभाव नहीं। जैसे मैं कहूँ कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद या फिर कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। देखो, यह एक ऐसा कथन है जिसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस कथन में कारण तो है लेकिन उस कारण से मिलने वाला प्रभाव, उस कारण से मिलने वाला परिणाम इस कथन में निहित नहीं है। कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, लेकिन उससे उसको सफलता मिलनी चाहिए थी। ये हार्ड वर्क जो कड़ी मेहनत है इस कथन का कारण है, लेकिन इसके फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलना चाहिए था? सफलता, और उसके लिए मना कर दिया गया। तो हम कहेंगे जो प्रभाव मिलना चाहिए था उसके लिए मना किया गया। तो ये एक ऐसा कथन है जिसमें कारण तो है लेकिन प्रभाव नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐसी पूर्व धारणा बनाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें दिए गए कथन का कारण व प्रभाव दोनों शामिल हों, तो वह पूर्व धारणा बिल्कुल सही होगी। जैसे इस कथन में प्रभाव निहित नहीं है, मना कर रखा है, जिस प्रभाव मिलना चाहिए था तो उसको हम शामिल करेंगे। अगर कई क्वेश्चनों में, कई कथनों में कारण के लिए मना करें तो हम कारण को शामिल कर लेंगे। पहली पूर्व धारणा आपके सामने होगी। जैसे मैं कहूँ कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। देखो, अपन पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं? कथन पूर्व धारणा। और कथन पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है? कथन को बोलने से पहले उसके मन में आने वाला विचार। कथन क्या बोला कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, इसका मतलब उसके मन में क्या आया था कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। कुल मिला के इसमें कड़ी मेहनत जो कारण था वो भी आया है। ये कड़ी मेहनत क्या है? कारण है। और जिस प्रभाव के लिए ये मना कर रहा था, सफलता नहीं मिली, हमने यहाँ पर प्रभाव को भी शामिल कर दिया कि ये है प्रभाव। ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसी पूर्व धारणा बिल्कुल सही होगी जिसमें कारण व प्रभाव संबंधित कथन के दोनों शामिल हों। तो बिल्कुल सही बात है, ये कारण भी है, प्रभाव भी है, इसमें दोनों शामिल हैं जी। अब देखें और समझें दूसरी पूर्व धारणा और तीसरी पूर्व धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार लिखता हूँ और एक बार आप अपने अनुसार अनुमान लगाइए कि दूसरी और तीसरी पूर्व धारणा में से कौन सी पूर्व धारणा सही होगी और कौन सी गलत होगी, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कड़ी मेहनत के कारण सफलता प्राप्त हुई, तो आप इसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सेकंड मैं लिख दूं सफलता प्राप्त होने का कारण है
कड़ी मेहनत, एक बार में समझ में आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक 3 टाइप कंप्लीट किया हूँ, तीनों आपके दिमाग में घूम रही होंगी। ये चौथी टाइप भी कंप्लीट करूँगा आज, और वादा है इन टाइपों से क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। आप केवल पढ़ते चलो और देखते चलो। देखो, कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त होती है, ये तो पहली पूर्व धारणा होगी जिसमें कारण और प्रभाव दोनों शामिल हैं। दूसरी, कड़ी मेहनत के कारण सफलता प्राप्त हुई। काफ़ी सारे विद्यार्थी अनुमान नहीं लगा पाते कि दूसरा सही है या गलत, बाकी सच्चाई इसमें यह है कि दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कारण नहीं है सफलता प्राप्त होना, कड़ी मेहनत का तो परिणाम है सफलता प्राप्त होना, और सफलता प्राप्त होने का कारण है कड़ी मेहनत। हम कहेंगे ये बिल्कुल सही है। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। आपके पूर्व धारणा में या फिर आपके कथन में हमेशा कारण पहले दिया हुआ होता है, प्रभाव बाद में दिया हुआ होता है। और हमेशा जब भी कारण से शुरुआत करें, आप जानते हैं कड़ी मेहनत कारण है, आप जानते हैं सफलता प्राप्त होना एक प्रभाव है, और एक पूर्व धारणा की शुरुआत कारण से हो जाए तो आगे चल कर के प्रभाव लिखा हुआ होना चाहिए कि कड़ी मेहनत एक कारण है। या फिर जैसे यहाँ से शुरू हुआ है कि कड़ी मेहनत, तो ये यहाँ पर जाएगा सबसे पहले कि कड़ी मेहनत का प्रभाव है सफलता प्राप्त होना। यह पहली पूर्व धारणा होगा, कड़ी मेहनत का प्रभाव है सफलता प्राप्त होना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कड़ी मेहनत का कारण है। अरे कारण तो नीचे है, इधर जाएगा ना, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रभाव आना चाहिए था। फिर अगर सफलता प्राप्त होने की चर्चा करें तो हम समझेंगे यहाँ से शुरुआत हुई है, तो यहाँ से शुरुआत होने के बाद में पहले यहाँ पर आएगा कारण पे, और फिर बताएंगे अपन कड़ी मेहनत कैसे, कि सफलता प्राप्त होने का कारण है कड़ी मेहनत। जैसे सफलता प्राप्त होने का कारण है कड़ी मेहनत, इसके अंदर तीसरी पूर्व धारणा बिल्कुल सही हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ से शुरू करें तो प्रभाव आएगा, यहाँ से शुरू करें तो कारण आएगा, सीधा सा फंडा है। समझ में आया होगा आप सभी को। अगर समझ में नहीं आया हो तो आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक और एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं, आज और अच्छे समझ में आएगा। ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ, इसका अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूं शहर में कई दिनों से पानी भरा है, लेकिन शहर में कई दिनों से पानी भरा है, लेकिन मलेरिया का कोई मरीज नहीं है। यह एक कथन है, इसकी पूर्व धारणा देखेंगे और समझेंगे। पहले समझो, शहर में पानी भरा हुआ है, यह एक कारण है, पानी भरा होना एक कारण है, और उसका जो परिणाम मिलना चाहिए था क्या, मलेरिया फैलना, वो प्रभाव था, उसके लिए मना कर दिया गया। मतलब ये भी एग्जाम्पल इसी कैटेगरी का है कि इसमें कारण तो है लेकिन प्रभाव नहीं है। तो पहली पूर्व धारणा ऐसी बनाएंगे जिसमें कारण और प्रभाव दोनों हो। अगर शहर की चर्चा हो तो शहर की चर्चा नहीं करेंगे अपन, केवल कारण पकड़ो। कारण क्या है, पानी भरा होना, और उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, मलेरिया का फैलना। बस शहर गांव गली की बात नहीं करेंगे अपन, अब सीधा लिखेंगे पहली पूर्व धारणा में कि पानी जमा होने से मलेरिया फैलता है,
अगर इस प्रकार की पूर्व धारणा आपके सामने आए तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, पानी जमा होना यह एक कारण है, दिए गए कथन में यह कारण शामिल था और इसके जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो प्रभाव उसमें था नहीं, इसमें हमने शामिल कर दिया मलेरिया फैलना, यह एक प्रभाव हो गया। और इसमें पहली पूर्व धारणा भी यही शामिल हो जाएगी, क्या? कि पानी जमा होने से मलेरिया फैलता है। आपकी कॉलोनी में बरसात के कारण कई दिनों से पानी जमा है। अब आपके पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, आप नहीं जानते मलेरिया कैसे फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है, लेकिन आप घर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे, पानी भरा हुआ था। इतने में आपके पड़ोसी डॉक्टर निकलते और कहते हैं कि कई दिनों से पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी अपने यहाँ मलेरिया का कोई भी पेशेंट नहीं है। तो ये बात उसने जैसे ही बोली तो उसके मन में जो विचार थे वो आपके समझ में आ गए होंगे कि डॉक्टर साहब इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पानी जमा होने से मलेरिया फैलता है। उसने क्यों कहा? क्योंकि वो जानकारी उसके दिमाग में पहले से है कि पानी जमा होगा, मच्छर होंगे और उससे मलेरिया फैलेगा। ये डॉक्टर साहब जानते थे, पूर्व जानकारी पूर्व धारणा में शामिल होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब इसका कारण प्रभाव वाला फंडा देख लें तो आप ही बताना मुझे सही है या गलत है। पानी जमा होने का प्रभाव है मलेरिया फैलना। मुझे बताइए सही होगा या गलत? समझ में आया होगा कि मैंने शुरुआत किया है पानी जमा होने से, और पानी जमा होना एक कारण है। जब कारण से शुरुआत हो तो प्रभाव लिखा हुआ रहना चाहिए, प्रभाव से शुरुआत हो तो कारण लिखा हुआ रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरी पूर्व धारणा भी सही है। क्यों? पानी जमा हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले जाएंगे प्रभाव पे, फिर जाएंगे अपन ऊपर। क्या पानी जमा होने का प्रभाव है मलेरिया फैलना? हम कहेंगे बिल्कुल सत्य है। और तीसरी कहें कि मलेरिया फैलने का कारण है पानी जमा होना। देखें और समझें, मलेरिया फैलने का शुरुआत कहाँ से की है? यहाँ से। और मलेरिया फैलना क्या है? प्रभाव है, परिणाम है। तो आना क्या चाहिए? कारण। बिल्कुल सही बात है भाई। मलेरिया फैला, इसका कारण क्या है? पानी जमा होना। कि मलेरिया फैलने का कारण है पानी जमा होना, और ये देखो कारण है, यहाँ प्रभाव था। तीनों ही पूर्व धारणा इस प्रकार की आए तो बिल्कुल सत्य होंगे। मेरे हिसाब से कारण प्रभाव का पहला प्रारूप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर यहाँ से शुरुआत करें तो प्रभाव होगा और यहाँ से शुरुआत करें तो कारण होगा। बस एक बार इसको भी उतार लें, अपन फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ, इसका अपन दूसरा प्रारूप देखते हैं कारण प्रभाव का। ऐसे कथन जिनमें कारण नहीं है लेकिन प्रभाव होगा। अब ऐसे कथनों पर अध्ययन करेंगे अपन जिनमें कारण नहीं है लेकिन प्रभाव है। जैसे बिना मेहनत के ही राम ने सफलता प्राप्त की। अब सफलता जो प्राप्त की है ये तो प्रभाव है, लेकिन जिससे प्राप्त होनी थी इसका जो उचित कारण था मेहनत, उसके लिए मना कर दिया कि बिना मेहनत के ही। तो हम कहेंगे कि मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि कारण को उसने मना किया है, नकार है, हम शामिल कर लेंगे, आगे कारण प्रभाव शामिल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में ही आपको सेकंड प्रारूप अच्छे से समझ में आएगा। देखो और गौर करो। कथन, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। कथन
भारी सुरक्षा के बावजूद भी मूसेवाले की हत्या हो गई। अभी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड खूब चर्चित है, यहीं से अपन एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। कारण प्रभाव में ये कारण नहीं है लेकिन प्रभाव है। इसकी रियलिटी पे ना जाकर के अभी केवल समझने पे गौर करेंगे। हो सकता है उनके पास उस टाइम सुरक्षा ना हो, लेकिन अभी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस कारण पे नहीं जा रहे हैं। तो ध्यान को केवल यहीं लगाए रखें, डाइवर्ट ना करें। कथन था भारी सुरक्षा के बावजूद मूसेवाले की हत्या हो गई। देखो मुझे एक बात बताओ, हत्या हो गई ये तो प्रभाव अपने को देखने को मिला, बिल्कुल है प्रभाव, हत्या हुई है, परिणाम है, हत्या हुई है, लेकिन किस कारण से? क्या उसका कारण यह है कि भारी सुरक्षा? नहीं। क्या भारी सुरक्षा के कारण हत्याएं होती हैं? नहीं। भारी सुरक्षा तो हत्या ना हो इसके लिए होती है ना, मतलब इसके अंदर कारण नहीं है, कारण छुपा हुआ है। लेकिन भारी जो सुरक्षा है इसी को समझेंगे अपन। पहली पूर्व धारणा देखो ऐसी बनाएंगे हम, जैसे ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई या मान लो किसी स्टेट के अंदर एक वरिष्ठ नेता की हत्या हो जाती है भारी सुरक्षा के बावजूद, तो उस स्टेट के डीजीपी पुलिस महानिदेशक साहब अपना स्टेटमेंट देते हैं, कथन देते हैं। उस कथन जो दे रहा था उससे पहले कि उसके मन के विचारों का पढ़ने की कोशिश करना। कथन ये था कि भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई। मतलब आपके ये बात सुनकर के जैसे टीवी चैनल पे डीजीपी साहब आकर के कहेंगे कि भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, तो आपके दिमाग में ये मैसेज आएगा, इसका मतलब भारी सुरक्षा में हत्याएं नहीं होती। बिल्कुल। अब यहाँ मूसेवाले की बात नहीं करेंगे, भारी सुरक्षा में किसी की हत्याएं नहीं होती। तो पहली पूर्व धारणा कहेंगे कि भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि भारी सुरक्षा इसका क्या है? कारण। और इस भारी सुरक्षा जो कारण है उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम मिला हत्या जैसी घटनाओं का ना होना, यह एक प्रभाव होगा। और मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें कारण व प्रभाव दोनों शामिल हों वो हमेशा हमेशा सत्य होगी। अब मैंने कहा भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती, और दूसरी पूर्व धारणा और तीसरी पूर्व धारणा जो मैं पिछले भी बता दिया कारण प्रभाव पर आधारित, वो तो आप समझ गए होंगे कि अगर शुरुआत यहाँ से हो, बताना सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ मैं? भारी सुरक्षा का कारण है हत्या जैसी घटनाओं का ना होना। सही बात है क्या? अरे भारी सुरक्षा यहाँ है, ये भारी सुरक्षा खुद कारण है, खुद कारण है, तो इसका क्या प्राप्त होगा? हमें प्रभाव प्राप्त होगा, जबकि ये क्या बता रहा है? कारण, जो कि गलत है। भारी सुरक्षा का कारण नहीं है, भारी सुरक्षा का प्रभाव है हत्या जैसी घटनाओं का ना होना। इतने डीप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप बैठेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम देने के लिए और फिर ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे ना, तब पता चलेगा आपको इस चैनल पे पढ़ने की वैल्यू क्या है।
फिर मैं तीसरी बनाता हूँ और शुरुआत में यहाँ से करता हूँ कि हत्या जैसी घटनाओं का ना होने का कारण है भारी सुरक्षा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत की गई है कथन की, तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये कारण लिखा हुआ है और आपने भी कारण ही लिखा है, इसलिए दूसरी तीसरी और सारे के सारे पूर्व धारणाएँ हमें समझ में आ गई होंगी। सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पहली पूर्व धारणा क्या थी, दूसरी पूर्व धारणा क्या थी। अब अपन इसी कारण प्रभाव का तीसरा प्रारूप देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना। आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें तीसरा, ऐसे कथन जिनमें कारण भी होगा और प्रभाव भी होगा, कारण है प्रभाव है, दोनों शामिल होंगे। तो अब आपको ये लग रहा होगा ये तो बड़ी ईजी हो गई, क्योंकि पहली पूर्व धारणा भी ऐसी होती है जिसमें कारण है प्रभाव है, हम बिल्कुल ईजी हो गई। लेकिन इसका कथन थोड़ा सा तिरछा आएगा, उस कथन के अंदर छुपी हुई लैंग्वेज को हमें समझना होगा। देखो कैसे। पहला कथन है, यहाँ लिखता हूँ मैं, फेल होने के लिए लड़का बहुत चालाक है। फेल होने के लिए लड़का बहुत चालाक है। कुल मिला के इसने क्या किया है, कथन को इस प्रकार से मॉडिफाई करके लिखेगा आपके सामने। बैंकिंग वाले बच्चों ध्यान से सुनना, आपके सामने ऐसे कथन आएंगे कि फेल होने के लिए लड़का बहुत चालाक है। और मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पहले भी बोला था, उस टाइम आपने गौर नहीं किया होगा कि कारण हमेशा पहले होता है और उसका जो परिणाम होता है वो बाद में होता है। फेल होना एक परिणाम है, ये इसने पहले दे दिया, और जो कारण है लड़का बहुत चालाक है वो बाद में दे दिया। गलत बात है। इस कथन को ही सबसे पहले अरेंज करेंगे हम सही तरीके से, बाद में इसकी पूर्व धारणाएं हम समझेंगे। फिर इसकी पूर्व धारणाएं 3 लिखी हुई होंगी, फिर उसमें से अपने को केवल सही और गलत की पहचान करनी होगी। देखो, फेल होने के लिए लड़का बहुत चालाक है। चालाक एक कारण है और फेल होना एक प्रभाव है। इसको समझो और सबसे पहले इस कारण को पहले लेके आओ कि लड़का बहुत चालाक है, इसलिए अब यहाँ पर जो लिखा हुआ था फेल होने के लिए, वो इधर जाकर के यूं हो जाएगा, फेल नहीं होगा। इसके अंदर भी एक कारण छुपा हुआ है। जैसे मेरे को कोचिंग के डायरेक्टर साहब ने कहा कि अपने क्लास में से केवल उन बच्चों के नाम नोटिस करके दो जो आपको लगता है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वो फेल होंगे। मैंने देखा एक बच्चे का मैंने नाम लिखा, 2-3 बच्चों का लिखा और ले जाके टेबल पे रख दिया। आप ही की क्लास के कोई मैथ्स के टीचर भी वहाँ गए और मेरी लिस्ट पे उनकी नज़र पड़ी, तो एक लड़का था उसी क्लास का, उसके नाम पे उसकी नज़र पड़ी, तो मेरे से पूछा किस लड़के का नाम आपने फेल होने के लिए लिखा है? तो मेरा जवाब था हाँ। तो उनका एक कथन था कि फेल होने के लिए, अरे ये लड़का बहुत चालाक है।
तो उसके जो कथन में जो बात छुपी हुई थी वो ये थी कि फेल होने के लिए नाम लिखा है। ये लड़का तो बहुत चालाक है, मतलब लड़का बहुत चालाक है, फेल नहीं होगा। आप समझो इधर की बात इधर ला करके नेगेटिव कर देना बस। अब देखो इसकी पहले पूर्व धारणा हम बनाएंगे। यहाँ लड़के की बात हो रही है चाहे लड़की की बात हो, चालाक सबके लिए लागू होगा। तो हम कहेंगे चालाक लोग, अकेले लड़के की बात नहीं है, चालाक लोग फेल नहीं होते, चालाक लोग फेल नहीं होते। देखो चालाक होना एक कारण है और फेल नहीं होना उस कारण का एक प्रभाव है, परिणाम है। चालाक लोग फेल नहीं होते तो हम कहेंगे कि चालाक एक कारण है, फेल नहीं होना एक प्रभाव है। इस आधार पे ये पहली पूर्व धारणा तो सत्य होगी, क्योंकि मैंने कहा ऐसी पूर्व धारणा जिसमें कारण व प्रभाव शामिल हो। लेकिन अगर कथन में किसी एक व्यक्ति की बात की गई है तो वो एक के लिए नहीं सबके लिए लागू हो, लड़का लड़की नहीं, लोग आएंगे वहाँ। फिर दूसरी पूर्व धारणा की मैं शुरुआत यहाँ से करूँ तो यूँ बनेगी कि चालाक लोग का, चालाक होने का प्रभाव है फेल नहीं होना। और यहाँ से चालू करें तो फेल नहीं होने का कारण है चालाक होना। समझ गए होंगे। दूसरी पूर्व धारणा होगी चालाक होने का प्रभाव है फेल नहीं होना, और फेल नहीं होने का कारण है चालाक होना। ये दो पूर्व धारणा भी सही हो। कारण प्रभाव को और अच्छे से समझ लो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने कहा कि बुरे होने के लिए बादाम महंगे हैं। बुरे होने के लिए बादाम महंगे हैं। बुरा होना तो प्रभाव है ना, और महंगा यह कारण है। अब सुनो, मैंने कहा प्रभाव तो बाद में आना चाहिए ना, तो फिर पहले क्या आना चाहिए? कारण। तो लिखो बादाम महंगे हैं, इसलिए अब ये बात इधर आके मना हो जाएगी, बुरे नहीं हैं। ऐसे कथन आपने देखे होंगे लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे। बुक्स में खूब देखा होगा, अब समझ में आएगा। अब ढूंढना क्लास के बाद में उन क्वेश्चनों को जो सलाह पर आधारित हो, अनुमान पर आधारित हो, तुलना पर आधारित हो, कारण प्रभाव पर आधारित हो, और सभी क्वेश्चनों को सोल्व आउट करके साइड में रख देना। आपका खुद का कॉन्फिडेंस उस लेवल का होगा कि वास्तव में पूर्व धारणा पूरा टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम 2 क्लासें और आएंगी, फिर आप खुद कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। देखो पूर्व धारणा क्या क्या हो सकती है। मैंने कहा पहली पूर्व धारणा वो बनाइए जिसमें कारण व प्रभाव दोनों शामिल हो। महंगे कौन है? बादाम। लेकिन अब यहाँ अकेले बादाम की चर्चा नहीं करेंगे। पूर्व धारणा में सभी चीज़ महंगी बुरी नहीं होती, तो हम कहेंगे महंगी चीज़ें या महंगी वस्तुएं या महंगी कुछ, हर चीज़ महंगी, या इसको ये भी कह सकते हैं ऊंचे दाम, मतलब कि महंगी चीज़ें, उच्च गुणवत्ता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊंचे दाम क्या हैं? ऊंचे दाम होना एक कारण है, और उस ऊंचे दाम होने का रिजल्ट क्या मिला? उच्च गुणवत्ता, वह एक प्रभाव है। ऊंचे दाम एक कारण है और उच्च गुणवत्ता प्रभाव हो जाएगा। अब इसकी दूसरी पूर्व धारणा ये कह सकते हैं कि ऊंचे दाम
का प्रभाव है उच्च गुणवत्ता, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है तो प्रभाव पे जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ऊंचे दाम फिर प्रभाव फिर उच्च गुणवत्ता, ऊंचे दाम फिर प्रभाव फिर उच्च गुणवत्ता, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ से शुरू हो तो पहले कारण फिर ऊंचे दाम, मतलब उच्च गुणवत्ता का कारण है ऊंचे दाम। कोई आपका दोस्त एक अच्छी सी पैंट पहन के आता है और आपसे उससे पूछे कि इतनी अच्छी पैंटें पहनते इसका कारण क्या है, तो वह आपको कहे ऊंचे दाम। समझ गए होंगे अब आप। कुल मिला के अगर शुरुआत यहाँ से हो कि उच्च गुणवत्ता का कारण ऊंचे दाम है, पहले उच्च गुणवत्ता फिर कारण फिर ऊंचे दाम, उच्च गुणवत्ता कारण फिर ऊंचे दाम, बिल्कुल तीसरी पूर्व धारणा भी सही होगी। लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों, अपन ने कथन पूर्व धारणा की 4 टाइपें कंप्लीट की हैं और लगभग 9-10 टाइपें इसमें होती हैं। एक एक करके अपन कंप्लीट करते चलेंगे और सब पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने इस प्रकार से होगा। ये दोनों वीडियो देखने से पहले इस टॉपिक में आपकी क्या स्थिति थी और अभी आपकी क्या स्थिति है, आप आराम से तुलना करके देखें और आपको लगे बहुत अच्छा कंटेंट है, बेस्ट है, तो आप फिर एक ही बात कहूँगा, शुरुआती चैनल है, आज केवल दूसरा ही वीडियो है, इसलिए आप लोगों की सहायता की भी आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो हमें हिम्मत मिलती है और हम और ज़्यादा अच्छे गुणवत्ता का कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे सोमवार को, संडे को वीडियो नहीं आएगा, सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।